हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि विमेन ने रेवोल्यूशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से विमेन की कंडीशन चेंज हुई। क्योंकि पहले इन्हें पैसिव सिटीज़न माना जाता था, तो इन्होंने सोसाइटी में अपने आप को एज एन एक्टिव सिटीज़न कैसे स्टैब्लिश किया। इनको राइट टू वोट मतलब वोट देने का अधिकार कब मिला, 1946 में। किस तरीके से इन्होंने, किस स्ट्रगल के थ्रू इन्होंने राइट टू वोट मतलब ये अधिकार अपने पास लिया, इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल को फेस किया, हर एक विमेन ने किस तरीके से अपने आइडियाज़ को हर एक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आगे टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। आप यहाँ इस पेंटिंग में क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी विमेन इकट्ठे होकर कहीं पर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? ये सब जा रही हैं वर्साइल्स पैलेस में। और ये इवेंट कब का है? 5 अक्टूबर 1789 का ये इवेंट है। तो ये सारी विमेन वर्साइल पैलेस जा रही होती हैं और फिर ये अपने साथ किंग को वापस पेरिस में लेकर आती हैं। रीज़न क्या था? ये सभी विमेन वर्साइल्स पैलेस क्यों जा रही हैं? रीज़न ये था, इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि मैंने आपको बताया था कि फूड के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा पीक पर थे, राइट। तो जब फूड के जो सप्लायर्स थे, जो बेकर्स थे, वो फूड को होल्ड कर रहे थे मतलब कलेक्ट कर रहे थे। अब ये सभी औरतें लॉन्ग क्यू में खड़ी थी फूड को मतलब जो ब्रेड है उसको खरीदने के लिए, लेकिन इनको एक भी ब्रेड नसीब नहीं हो रहा था। तो जब ये सारा क्राउड इकट्ठा था इन महिलाओं का, तो इसी टाइम पर र्यूमर ये फैला कि जो किंग एंड क्वीन हैं वो एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं पैलेस में। तो इस बात पर इन विमेन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो फूड के प्राइसेस हैं वो हाई हो गए, ऊपर से जो बेकर्स थे उन्होंने फूड सप्लाईज को होल्ड करना शुरू कर दिया और इन लोगों को एक ब्रेड भी नसीब नहीं हो रहा। एंड ऑन द अदर हैंड इन्होंने सोचा कि किंग एंड क्वीन पार्टी कर रहे हैं। तो इस बात से इन सभी को बहुत गुस्सा आया और ये वर्साइल पैलेस चली गई थी। वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई पार्टी नहीं चल रही थी। लेकिन ये अपने साथ किंग को वापस क्यों लेके आई पेरिस? रीज़न ये था, एक तो किंग बहुत इग्नोरेंट था, उसको कुछ पड़ी ही नहीं थी लोगों की कि लोग भूखे मर रहे हैं। दूसरा, क्वीन बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट थी एंड बैड एडवाइज़र थी किंग की, क्योंकि जब किंग क्वीन को ये बोला गया कि सभी लोग भूखे हैं, एक ब्रेड भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा, तो उस बात पर क्वीन ने कहा लेट देम ईट केक। तो इससे भी ये औरतें बहुत ज़्यादा भड़क गई थी और फिर ये किंग को वापस पेरिस में लेकर आई, ये दिखाने के लिए कि देखो पेरिस में एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो है पिक्टोरियल सीन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस इवेंट का है? 5 अक्टूबर 1789 का। चलिए आगे शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग women were active participants in the events which brought about so many changes in the French society। तो अगर हम रेवोल्यूशन के बिगनिंग की बात करें तो शुरुआत से ही विमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट थी रेवोल्यूशन में। मतलब हर एक विमेन का एक्टिव रोल था रेवोल्यूशन में, जिस रेवोल्यूशन की वजह से फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और इन सभी इवेंट में, जो भी रेवोल्यूशन के टाइम पर जितने भी इवेंट हुए, हमें विमेन का एक्टिव रोल देखने को मिलता है। कौन कौन से इवेंट हुए हैं, एक बार जरा इवेंट का एग्जाम्पल भी ले लो ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। एक इवेंट तो ये हो गया आपके सामने, ठीक है, कि सभी विमेन जो हैं जब इनके घर में सब लोग भूखे थे तो यहाँ पर एक ब्रेड की लड़ाइयाँ लड़ रही थी। दूसरी तरफ या तो हम उस इवेंट की बात कर लें जब बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक हुआ था, तो हर जगह विमेन का पार्टिसिपेशन था। और इस रेवोल्यूशन की वजह से हमें बहुत सारे फ्रेंच सोसाइटी में इम्पोर्टेंट चेंजेस देखने को मिले। कैसे चेंजेस थे? पहले तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी और फिर एब्सोल्यूट मोनार्की को डिमिनिश करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली पावर में आई, फिर उसके बाद कन्वेंशन असेंबली पावर में आई। और कन्वेंशन असेंबली पावर में जैसे ही आई तो उस टाइम पर फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बन गया था और मोनार्की एकदम से अबॉलिश कर दी गई थी। लुई 16 को गिलेटिन कर दिया गया था। फिर
हमने देखा कि फिर से गवर्नमेंट चेंज होती है एंड फ्रांस में आता है डायरेक्टरी रूल। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बहुत सारे बिग चेंजेस हो रहे हैं देखो फ्रांस में, राइट। तो बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज हो रही थी किसी ने भी विमेन की तरफ ध्यान नहीं दिया। ओनली मैन ही थे जिनको एक्टिव एज एन एक्टिव सिटीजन माना गया था, विमेन को पैसिव सिटीजन मानकर रखा हुआ था। मतलब मैन को ही वोट देने का अधिकार था, विमेन को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। इनफैक्ट जो विमेन थी उनको प्राइवेट स्फेयर में रखा जाता था, लेकिन जो मैन थे उनको पब्लिक डोमेन में रखा जाता था। मतलब मैन जो थे वो बाहर जाकर कमाया करते थे और विमेन जो थी वो डोमेस्टिक ड्यूटी किया करती थी। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई वैसे वैसे इन सभी विमेन ने ये सोचा कि जो इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है इस रेवोल्यूशन में, शायद इसकी वजह से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स लाएगी। मेजर्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसे उपाय लाएगी जिससे विमेन की कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब इनकी कंडीशन सोसाइटी में अपलिफ्ट हो जाएगी, इनको सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विमेन को पैसिव सिटीजन ही माना गया। मोस्ट विमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। थर्ड स्टेट की विमेन को काम करना पड़ा था। एक तरफ तो अभी मैंने आपको बताया कि पब्लिक डोमेन में मैन थे एंड प्राइवेट डोमेन में विमेन प्रोमिनेंट रोल प्ले करती थी। मतलब घर का काम विमेन किया करती थी, बाहर कमाने का काम आदमी किया करते थे। तो अब आपके माइंड में आया होगा यही क्वेश्चन कि फिर यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखी है कि जो थर्ड स्टेट की विमेन थी इनको लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए काम करना पड़ा। देखिए इसके पीछे भी एक रीज़न यही है, जैसा कि आपको पता है कि वॉलेंटरी आर्मी में लोग जाने लगे थे, तो इसमें सभी मैन ने पार्टिसिपेट किया था, सभी यूथ ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो ये लोग ये कमा कर घर पर लाया करते थे, अब ये सारा का सारा बोझ विमेन पर आ गया था, मतलब इनके घर की औरतों पर आ गया था। क्योंकि मैन लोग तो कहाँ चले गए थे, आर्मी में भर्ती हो गए थे कि वो एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट लड़ने के लिए चले गए थे। तो अब लाइवलीहुड को अर्न करने का सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया था, विमेन के ऊपर आ गया था। और किन विमेन के ऊपर आ गया था, क्या प्रोस्पेरस विमेन के ऊपर आया था? नो, जो पुअर विमेन थी उनके ऊपर। क्योंकि प्रोस्पेरस एंड एफ्लुएंट फैमिली से जो विमेन बिलोंग करती थी उनको तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट की वो विमेन थी, जो आर्टिजन्स की वाइफ थी, बहन थी, या जो पीजेंट्स के घर की महिलाएं थी, इन सभी औरतों को स्ट्रगल करना पड़ा लाइवलीहुड के लिए। मतलब सारा फैमिली का बर्डन अब इन विमेन पर आ गया था, क्योंकि इनके घर के मैन सारे के सारे आर्मी में चले गए थे। तो इस टाइम पीरियड में इन्होंने एक तरफ जहां पर हम ये देखते हैं कि सारे मैन आर्मी में भर्ती होकर लड़ रहे हैं, रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि विमेन भी अपना एक्टिव रोल निभा रही हैं रेवोल्यूशन में। कैसे? घर में बैठकर। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रख रही थी। अब वो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए काम कर रही थी, तो ये भी तो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ ना रेवोल्यूशन में, राइट। तो अब ये जो विमेन थी इन्होंने लाइवलीहुड को कैसे अर्न किया, मतलब इन्होंने पैसा कैसे कमाया? तो इन्होंने सिलाई बुनाई शुरू कर दी, कपड़े धोने शुरू कर दिए, फ्लावर्स बेचने शुरू कर दिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में बेचने शुरू कर दिए। या इन्होंने जो एफ्लुएंट फैमिलीज थी, मतलब जिनके पास खूब सारा पैसा था, उनके घर में ये डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करने लगी, या किसी न किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर इन्होंने ले लिया था। और इस तरीके से इन्होंने, इन सभी औरतों ने मैन की एब्सेंस में अपने घर को चलाया था, विच शोज देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ये विमेन पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनको लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब इनको सर्वेंट का काम करना पड़ा, एक तरफ कपड़े धोती थी ये लेडीज़, एक तरफ सिलाई करती थी, वेजिटेबल्स बेचती थी, तो इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इन औरतों को कभी एजुकेशन का मौका ही नहीं मिला और ना ही कोई जॉब ट्रेनिंग इनके पास थी। और उस टाइम पर जो नोबल्स फैमिली की डॉटर्स थी एंड जो थर्ड स्टेट के वेल्दी मेंबर्स थे जिनके पास पैसा था, उनकी डॉटर्स ही कॉन्वेंट स्कूल में जाया करती थी, वो ही एजुकेशन लिया करती थी।
और फिर बाद में इन जब लड़कियों की पढ़ाई हो जाती थी फिर इनकी शादी करा दी जाती थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इनको लव मैरिज अलाउड नहीं थी यहाँ पर इस टाइम तक, बाद में लव मैरिज अलाउड हुई थी इनको। और जो विमेन थी वो इतना स्ट्रगल तो कर ही रही थी कि बाहर काम कर रही हैं, फिर लाइवलीहुड को अर्न कर रही हैं, इसी के साथ साथ सारी फैमिली का बर्डन इन औरतों के ऊपर था। इनको कुकिंग करनी पड़ती थी, पानी भरकर बाहर से लाना पड़ता था और ब्रेड को ख़रीदने के लिए लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ता था, अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था। ऑल एंड ऑल इन विमेन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है रेवोल्यूशन के टाइम पे, लेकिन फिर भी इनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतनी डिस्पैरिटी थी इनकम में कि इनकी जो सैलरी थी, जो वेज इनको दिया जाता था वो मेन की सैलरी से बहुत कम होता था। लाइक 30 to 100 का रेशियो लगा लो, अगर मैन को 100 मिलता है तो विमेन को 30 मिलता था उसी काम का। तो कहने का मतलब है जो मैन और विमेन की सैलरी है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। एंड वेयर एज जो स्ट्रगल था, रियल स्ट्रगल जो होता है वो विमेन का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इस पे चलते हैं। In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspaper. अब हम क्या देखते हैं कि विमेन भी अब पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करने लगी थी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कौन सी पार्टी अभी मेजॉरिटी में है, क्या चल क्या रहा है गवर्नमेंट में, किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इन सब चीज़ों को अब विमेन डिस्कस करने लगी थी। एंड दे स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस अगेंस्ट गवर्नमेंट। इन्होंने अपनी आवाज़ें उठाना शुरू कर दी थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। और हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था कि विमेन को पॉलिटिकल क्लब बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने पॉलिटिकल क्लब अपने बनाए थे। और हमने ये देखा था कि जो सभी मेन पॉलिटिकल क्लब्स बनाते थे उसमें वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस किया करते थे। सेम इन विमेन ने किया, इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जिसमें ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस किया करते थे। एंड इन विमेन ने न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स या फिर पैम्फलेट्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को लोगों तक स्प्रेड करने की कोशिश की। मतलब इन विमेन के जो विचार होते थे, जो थॉट्स थे, वो इन्होंने किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, थ्रू प्रिंट मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू या किसी जर्नल के थ्रू। और हमें ये देखने को मिलता है कि विमेन ने जब पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू किए तो हमें ये देखने को मिला कि लगभग 60 विमेंस क्लब बनकर सामने आए फ्रेंच सिटी में, जिसमें से सबसे फेमस कौन सा था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था, जैकोबिन ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस था, राइट। वैसे ही विमेन के पॉलिटिकल क्लब्स में ये क्लब बहुत ज़्यादा फेमस था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिटिकल क्लब था। इनकी डिमांड क्या थी? इस क्लब की डिमांड थी कि विमेन को सेम पॉलिटिकल राइट दिए जाएं जितने पॉलिटिकल राइट्स मैन के पास हैं। तो किस तरीके के पॉलिटिकल राइट्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो राइट टू वोट, क्योंकि इनको वोट देने का अधिकार था नहीं, तो यहाँ पर ये वोट का अधिकार मांग रहे थे। इक्वेलिटी मांग रहे थे, नॉट ओनली इन प्राइवेट बट ऑल्सो इन पब्लिक स्फीयर। साथ ही साथ ये एक चीज़ और कह रहे थे, ये यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि जो असेंबली बनाई जाती है ना, मतलब जो सभा बनाई जाती है गवर्नमेंट की, जो ब्रांचेस हैं, उसमें विमेन को भी इलेक्ट किया जाए। सिर्फ मेन ही असेंबली में नहीं होने चाहिए, असेंबली में विमेन भी होनी चाहिए और इनको भी पूरे पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। तो इस तरीके की डिमांड इस पॉलिटिकल क्लब ने रखी थी। विमेन वर डिसअपॉइंटेड that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens। अब यहाँ पर किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है? 1791। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कब शुरू हुआ था? 1789 में इसको लिखना शुरू किया गया था और ये कंप्लीट हुआ 1791 में जाकर। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की यहाँ पर बात हो रही है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट 1791 में बनकर तैयार हुआ तो विमेन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि इस ड्राफ्ट में विमेन को पैसिव सिटीजन कंसीडर किया गया।
लेकिन इनको डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई? क्योंकि हर एक विमेन को कहीं ना कहीं ये लगा था कि शायद इनको इस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी मिल जाए। तो सारी विमेन उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी और इन्होंने ये प्रिज्यूम किया था कि अब इस ड्राफ्ट के अंदर विमेन को एक्टिव सिटीज़न माना जाएगा और इनको वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन जब इन्होंने इस ड्राफ्ट में देखा कि इस ड्राफ्ट का जो डेक्लेरेशन तैयार हुआ ना 17 प्रिंसिपल्स में, तो उस डेक्लेरेशन का नाम क्या था? डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। दैट मीन्स कि उसमें कहीं भी विमेन के बारे में कुछ नहीं था और विमेन को पैसिव सिटीजन माना गया, वेयर एज मैन को एक्टिव सिटीजन माना गया। तो इसीलिए जब इन्होंने ये ड्राफ्ट देखा तो विमेन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो अब जो ये पॉलिटिकल क्लब्स थे, इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि इनको वोट देने का अधिकार मिले, इनको असेंबलीज में इलेक्ट किया जाए, मतलब इनको नियुक्त कराया जाए असेंबली में, एंड इनको पॉलिटिकल ऑफिसेज दिए जाएं जहां पर पॉलिटिकल ऑफिस इन औरतों के अंडर हों। एंड ये कहते हैं कि अगर जो भी गवर्नमेंट इनको ये राइट्स देती है तभी ये मानेंगे कि उन गवर्नमेंट ने विमेन के लिए कुछ किया है, मतलब विमेन के हित के लिए कुछ किया है। तो इस तरीके की इनकी डिमांड्स थी। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस किया जिससे विमेन की कंडीशन को अपलिफ्ट किया जा सके एंड उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कि इन्होंने क्या करा कि स्टेट स्कूल्स को ओपन कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को स्टैब्लिश कर दिया एंड सभी लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी। लव मैरिजेस को अलाउड कर दिया गया एंड फादर्स अपनी बेटियों की शादी उनकी मर्जी के बिना या फोर्सफुली नहीं कर सकते थे किसी के साथ भी। ठीक है, इसी के साथ साथ मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया, मतलब अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो दे आर फ्री और उनका केस अब सिविल लॉ के अंडर होगा। डिवोर्स को लीगल बना दिया गया और डिवोर्स को या तो विमेन या फिर मैन कोई भी अप्लाई कर सकता था। एंड विमेन को अब जॉब्स के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया एंड वो अब छोटे मोटे काम पकड़ सकती थी, जैसे कि आर्टिस्ट बन सकती थी, कलाकार बन सकती थी, स्मॉल बिजनेस वो चला सकती थी। तो कुछ एक ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि विमेन की कंडीशन को अपलिफ्ट किया जा सके। अभी हमने ये देखा कि कुछ ऐसे सोशल राइट्स विमेन को मिल गए थे, जैसे कि एजुकेशन के राइट्स, मैरिज के राइट्स, डिवोर्स के राइट्स, लेकिन अभी भी विमेन स्ट्रगल कर रही थी फॉर गेटिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब ये चाहती थी कि इनको पॉलिटिकल राइट्स भी मिले और इसीलिए इन्होंने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। फिर आता है रेन ऑफ टेरर, और रेन ऑफ टेरर में लीडर कौन थे? रोबेस्पियर, जैकोबिन क्लब के ये लीडर थे। तो जो रोबेस्पियर थे, इन्होंने नई गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, नए लॉज इशू हुए। तो इसमें इन्होंने क्या करा? सारे विमेन क्लब को क्लोज कर दिया एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके वैसे ही इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जो भी इंसान इनकी गवर्नमेंट के बारे में खिलाफ में बोलता था तो ये उसको गिलेटिन कर देते थे, उनको फांसी दे देते थे। तो ऐसा ही इन्होंने विमेन क्लब के साथ करा। इन्होंने क्या करा कि विमेन क्लब को बंद करा दिया ताकि कोई भी विमेन पॉलिटिकल क्लब्स को राइज ना करे और वहाँ बैठकर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात ना करे। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने बंद कर दिया। तो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने वाली प्रोमिनेंट विमेन थी या जिन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ रोबेस्पियर। मतलब रेन ऑफ टेरर के टाइम पर क्या हुआ कि विमेन क्लब को बंद कर दिया गया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया एंड जो प्रोमिनेंट विमेन थी इन क्लब्स की, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। इतना सब होने के बाद भी विमेन ने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाए रखा, कंटिन्यू रखा। तो इन्होंने वोटिंग राइट्स के लिए एंड इक्वल वेजेस के लिए अपने मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। इक्वल वेजेस दैट मीन्स कि सैलरी के बेसिस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो मूवमेंट था ये लगभग 200 साल तक चला। अब जो विमेन वोट के लिए फाइट कर रही थी, ये नेशनल नहीं बल्कि अब इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गया था। क्यों?
क्योंकि इसी टाइम पर नॉट ओनली इन फ्रांस बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी विमेन के अंदर अवेयरनेस आ गई थी और वो भी वोटिंग राइट्स के लिए फाइट कर रही थी। मतलब फ्रांस ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में विमेन को पैसिव सिटीज़न माना गया था और उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए फ्रांस में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली ये सफ्रेज मूवमेंट चला, और किस टाइम पर, लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। तो इसीलिए इस मूवमेंट को कहा गया इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट। एंड इन सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी प्रोमिनेंट विमेन सामने आई जिन्होंने विमेन के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया था। और रेवोल्यूशन के टाइम पर एंड अदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए इन विमेन ने स्ट्रगल किया था, एंड इक्वल वेजेस एंड वोटिंग राइट्स के लिए जो इन्होंने स्ट्रगल किया था, उन सभी विमेन की स्टोरी को आज भी अलाइव रखा है एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। मतलब उनकी स्टोरी आज भी आपको सुनने को, देखने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। तो फ्रांस में फाइनली वोटिंग राइट कब मिला था विमेन को? 1946 में। तो मतलब सीरियसली बहुत एक लंबा स्ट्रगल विमेन के लिए ये रहा था। चलिए इस बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि काफ़ी सारी रेवोल्यूशनरी विमेन की स्टोरीज़ को आज भी अलाइव रखा गया है जस्ट टू इंस्पायर अदर्स, कि उस टाइम पर विमेन ने कितना स्ट्रगल किया। तो आज हम ऐसे ही रेवोल्यूशनरी विमेन की बात करेंगे, ओलंपे डे गूज, ठीक है। और इनका लाइफ स्पैन रहा है फ्रॉम 1748 टू 1793। ओलंपे डे गूज एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटी थी उस टाइम पर रही थी, और ये काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव विमेन थी, और इन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस में विमेन के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इन्होंने क्या करा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 1791 में, और एक डिक्लेरेशन जो रिप्रेजेंट किया गया जो 17 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। ओलंपे डे गूज ने क्या करा, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट एंड अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो प्रोटेस्ट इन्होंने क्यों किया था? इन्होंने कहा कि हर एक ह्यूमन बींग्स के पास बेसिक राइट्स होते हैं, लेकिन जो हर एक ह्यूमन बींग्स के पास बेसिक राइट्स होने चाहिए, उन्हीं बेसिक राइट्स से विमेन को वंचित कर दिया गया है अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसीलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इन्होंने कहा कि ये जो डिक्लेरेशन तैयार किया गया है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जिस प्रिंसिपल पर तैयार किया गया है, उसमें विमेन को बेसिक राइट तो दिए ही नहीं गए, और ये बेसिक राइट तो हर एक ह्यूमन बींग के होने चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, 1791 में इन्होंने विमेन के लिए एक डिक्लेरेशन लिख डाला। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसमें इन्होंने विमेन राइट की बात की। और इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने किसको एड्रेस किया, क्वीन को एंड नेशनल असेंबली के लोगों को। और इसमें कहा एड्रेस करके कि ये जो इन्होंने डिक्लेरेशन तैयार किया है इसको मतलब कंसीडर किया जाए और इस पर जो है एक्ट किया जाए कि विमेन के राइट्स को भी अब इंक्लूड किया जाए। लेकिन 1793 में क्या होता है, जब जैकोबिन गवर्नमेंट पावर में आती है, और जैसा कि आपको पता है कि जैकोबिन गवर्नमेंट के जो लीडर थे वो कितने लोगों पर एट्रोसिटी करते थे, कितने अत्याचारी किस्म के वो आदमी थे, जिसका नाम था रोबेस्पियर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विमेन क्लब को बंद कर दिया था, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करना भी उन्होंने बैन कर दिया था। तो इसी बात पर 1793 में ओलंपे डे गूज ने जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। अब जैसे ही इन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो रोबेस्पियर थे, जो भी उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था, ये उन्हें एग्जीक्यूट कर देते थे। तो जैकोबिन गवर्नमेंट की जो एक कमेटी थी, उन्होंने मतलब जिस कमेटी का नाम था नेशनल कन्वेंशन असेंबली, ठीक है, ये गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, तो इसकी एक कमेटी थी, इन्होंने ओलंपे डे गूज को ट्रायल में डाला और इन पर केस चालू कर दिया कि इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है। तो जब इन पर ट्रायल किया गया तो इनको ट्रेजन पाया गया, मतलब इनको देशद्रोह माना गया कि इन्होंने देश के खिलाफ बोला है। तो इसीलिए देशद्रोह इनको बोला गया और इनको बाद में एग्जीक्यूट
कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके की एट्रोसिटी लोगों के साथ होती थी। तो ओलंपे डी गूज का नाम हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने विमेन के राइट के लिए बोला था और इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। और जैसे ही इन्होंने विमेन के राइट के लिए बोला एंड जैकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने बोला, तो नेशनल कन्वेंशन असेंबली ने इनको ट्रायल के लिए डाला। और जो ये नेशनल कन्वेंशन असेंबली की जो कमेटी थी वो ये देखती थी वेदर द पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट, वेदर ही और शी इज़ कन्विक्टेड और नॉट, मतलब वो दोषी है कि नहीं है। तो ओलंपे डी गूज को दोषी पाया गया एंड इन्हें ट्रेजन के चार्ज में एग्जीक्यूट किया गया। ट्रेजन का चार्ज होता है मतलब देशद्रोह का चार्ज, जो चार्ज किस पर भी लगाया गया था, लुई 16 पर भी लगाया गया था। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पर। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक ऐसे फिलोसोफर का नाम बताया था जिनको एग्जीक्यूट कर दिया था, और किसके रूल के अंडर एग्जीक्यूट किया था, रॉबेस्पियर के लीडरशिप के अंडर ही उन्हें एग्जीक्यूट किया था। लेकिन मैं आपको उस बॉक्स का नाम बता देती हूँ, बट आपको मुझे उस रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट का नाम बताना है। हमने पढ़ा था व्हाट इज़ लिबर्टी टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, ठीक है। हमने ये बॉक्स पढ़ा था और हमने इसमें एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट के बारे में बात की थी जिन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट के बारे में बोला था एंड उन्होंने रॉबेस्पियर के खिलाफ बोला था और उनको भी बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो आप मुझे उस रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट का नाम बताएंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।